नमस्कार सब भाइयों को राम राम। जय हनुमान जी की। आज हम बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट किस प्रकार बनाया जाता है, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ती है एक मकान मालिक को और एक किराएदार को। कई बार हम अपना मकान किराएदार के द्वारा ये कह दिया जाता है कि जाकर आप एग्रीमेंट बनवा लीजिए, साइन में कर देता हूँ, जो ये एक बहुत ही रिस्क वाला काम होता है। किराएदार अपने अनुसार नियम शर्तें बनाकर आपके सामने आपसे साइन ले लेता है और आप उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के विषय में बहुत भी अपना मकान किराए पर देते हैं, बहुत सावधानी से देना चाहिए। सबसे पहले यदि हमारे पास किराएदार मकान लेने आता है तो हमें ये देखना होगा कि वो किस प्रकार का उसका व्यवहार है, और तभी हम अपना मकान किसी को दे सकते हैं। यदि हम मकान किराए पर देते हैं तो हमें क्या क्या बातें होनी चाहिए किराएनामे में, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, किराएनामा 3 प्रकार से बनाया जाता है। एक तो घर पर ही खुद ही बनाया जाता है, या हम 11 महीने के लिए किसी व्यक्ति को मकान किराए पर देते हैं तो नोटरी पब्लिक करवाना होता है। अगर हम 1 साल से अधिक देते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो हमें कई बार की दिक्कत हो सकती है। अगर हम नोटरी से ही द्वारा अगर अधिक समय पर दे देंगे तो अगर कोई विवाद होता है तो कोर्ट में ये वैलिड नहीं होता। तो हम 3 प्रकार से कैसे बनता है। नंबर 1 तो हम घर पर खुद किराएदार और मकान मालिक बैठकर नियम शर्तें बना लें। एक कॉपी किराएदार रख ले, एक कॉपी मकान मालिक रख ले, तो किराएनामा बन जाता है। दूसरा, अगर कोई विवाद अगर हो भी जाता है तो इसके लिए हम किराएनामा को नोटरी पब्लिक के द्वारा वेरीफाई भी करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत 2 आदमियों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति भी आ जाता है जो वेरीफाई करता है कि हाँ ये दोनों ही किराया लेने और देने के संबंध में मेरे सामने मैंने वेरीफाई किया। तीसरा ये होता है कि हम रजिस्ट्रेशन करवाएं। यदि किराएदार कहता है कि हमें 2 साल या 3 साल या पूरे साल के लिए चाहिए तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब किराएदार और मकान मालिक, एक तो मकान मालिक के सामने ये समस्या आती है कि किराएदार किस प्रकार से किराए पे मकान लेना चाहता है। तो किराएनामा 2 प्रकार से बनता है। एक तो प्राइवेट व्यक्ति के नाम से और एक कमर्शियल व्यक्ति के नाम से। प्राइवेट व्यक्ति ये होता है कि किराएदार केवल हमें मकान में रहना चाहता है और रहने के लिए ही देता है, तो उसके अंदर काम करना को मनाही होती है। तो ये रहने के लिए लेता है और काम कोई नहीं करता है। अगर वो काम कर लेता है तो किराएनामा वो रद्द हो जाता है। दूसरा ये है कि कोई व्यक्ति वहाँ पर काम करने के लिए लेता है तो वह काम कर में ये देखना होता है कि वह किस प्रकार का काम करता है। कोई ऐसा हानिकारक काम तो नहीं करता जो इसके मकान को नुकसान पहुँचाए, या कोई ऐसा काम तो नहीं है जो गैरकानूनी है और मकान मालिक को दिक्कत हो। तो किराएनामा 2 प्रकार से होता है। यदि कोई कंपनी चाहती है कि मकान किराए पर लेना चाहती है तो इसमें मकान मालिक को कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कंपनी जो है साफ़ सुथरा काम करती है। और यदि कोई विवाद उत्पन्न हो भी जाता है तो कंपनी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाना पड़ता है। तो इसलिए कंपनी कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़ती है। उसको हम 1 साल 2 साल या 3 साल कोई समय सीमा नहीं है, हम आसानी से किराए पर दे सकते हैं। केवल हमें दिक्कत जब होती है जब कोई व्यक्ति अपना मकान किराए पर लेता है रहने के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए। तो हमें किराएनामा बनाते समय ये जब बनाते हैं तो फर्स्ट पार्टी मकान मालिक होता है, जिसे
हम लैंड रोड पर होते हैं। इसके अंतर्गत मकान मालिक अपना नाम, पूरा पता, एड्रेस ये लिखा होता है। और दूसरा, किराएदार भी इसी प्रकार अपना नाम, पूरा पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिखा जाता है। और साथ में ये भी लिखता है कि वह यदि वो पिछले साल या इस आपके मकान से पहले कहीं पे किराए पर रहा है, उसके बारे में भी वो उसका नाम और एड्रेस, फ़ोन नंबर आदि किराएनामे में लिखा जाता है। यदि मकान दो प्रकार एजेंट और किराएदार द्वारा ढूंढा गया है या बीच में एजेंट है, तो उसका नाम, फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस भी लिखा जाता है, जिससे कि कभी विवाद हो जाए तो हम उसको बुलाकर हम उससे विवाद को निपटा सकते हैं। इसके लिए एजेंट उन दोनों से थोड़ा बहुत कमीशन भी लेता है। यदि मकान मालिक अपने मकान में कोई फैसिलिटी देता है, जैसे मकान में पंखा लगा रखा है, लेटरिन बाथरूम बना रखा है, तो उसके बारे में भी लिखा जाता है। यदि उसने पेंटिंग करवा रखी है तो उसके बारे में भी दिया है। कई मकान ऐसे होते हैं जिसके यहाँ पर चित्रकारी भी होती है, तो इसके बारे में भी बताया जाता है और उसके अंदर लिखा भी जाता है। और उसमें होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया जाता है। यदि नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई किराएदार करेगा। किराएदार के पास भी ये सुविधा होती है कि किराएदार कह सकता है कि भाई मेरे 10,000 या 20,000 तक अगर नुकसान होता है तो मैं भरपाई करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। किराएनामा में कितना किराया देगा, महीने के हिसाब से, महीने से पहले देगा यानी कि एडवांस में, या महीने के बाद देगा, ये भी लिखा जाता है। ये भी लिखा जाता है कि मकान में वह कब से रहना चालू करेगा और कब से किराया चालू होगा। दूसरी बात यह होता है कि यदि वह 11 महीने के लिए ले लेता है तो उसमें 11 महीने के लिए लिखा जाता है। यदि वह ज़्यादा दिनों के लिए लेता है तो ज़्यादा दिनों के लिए लिखा जाता है। और किराया वर्ड में भी लिखा जाता है और शब्दों में भी लिखा जाता है, अंकों में भी लिखा जाता है, जिससे कि कई बार लिखने में कोई गलती ना हो, इससे बचाव हो। और दूसरा, किराएदार और मकान मालिक अगर 1 साल से अधिक हो गया है तो मकान मालिक उसका किराया 10% या 15% या 20% बढ़ाकर अगले साल से या रिन्यूअल में ले सकता है। ये इसके ऊपर डिपेंड हो करता है कि मकान मालिक इसको अगले साल किराए पर देना चाहता है या नहीं देना चाहता। ये और इसके अंदर किराएनामा में मकान मालिक और किराएदार अपनी फ़ोटो लगाते हैं, उन पर हस्ताक्षर करते हैं। इसमें अंदर 2 विटनेस चाहिए होती है, 2 गवाह चाहिए थे, जिनमें उनका नाम, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आदि लिखा होता है। चाहिए तो उनकी फ़ोटो भी, परंतु उनके साइन से ही, उनके वजह से ही काम चल जाता है, इसलिए उनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ये हुआ हमारा किराएनामा। और दूसरा ये होता है कि हम रजिस्ट्रेशन करवाएं तो कितना खर्चा आ जाता है। अब इसको खर्चा ना करने के चक्कर में वो नोटरी पब्लिक लोग करवाना पसंद करते हैं। नोटरी पब्लिक में खर्चा कम होता है और उसमें केवल स्टैम्प पेपर लगता है। स्टैम्प पेपर कभी भी बनवाएं तो 100 रुपये का बनवाएं। दिल्ली जैसे शहर में 50 रुपये का भी स्टैम्प पेपर चलता है, परंतु नोटरी पब्लिक में 100 रुपये का स्टैम्प पेपर बनाना सही रहता है और इसको वेरीफाई भी नोटरी पब्लिक के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, अगर हमें कोई व्यक्ति कहता है कि हमें 2 साल के लिए 3 साल के लिए मकान किराए पर लेना है, तो इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है या इससे अधिक
1 साल या 1 साल से अधिक लेता है तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसकी कुछ फीस भी होती है और स्टैम्प ड्यूटी भी होती है। रजिस्ट्रेशन चार्ज दिल्ली जैसे शहर में 1000 रुपये होती है और दूसरे में कम या ज़्यादा हो सकती है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग हिसाब होता है। और स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज ये हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किस राज्य में कितनी स्टैम्प ड्यूटी है, कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज है। दिल्ली जैसे में 1000 रुपये है और 100 रुपये पेस्टिंग के हैं। और इसमें जो अगर कोई व्यक्ति किराया लेता है 1 साल के 5 साल के लिए तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी 2% की लगती है। अगर 5 साल से 10 साल के लिए लेता है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी 3% की लगती है। और 10 साल से अधिक लेता है तो उस पर 6% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो अगर इसको इस प्रकार माना जाए कि वो 3 साल के लिए लेता है तो इसका जो एवरेज है उस पर ही हमें स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पहले साल 18,000 रुपये महीने के हिसाब से किराया देता है, दूसरे साल 20,000 रुपये महीने के हिसाब से मिलता है, तीसरे साल 22,000 रुपये महीने के हिसाब से किराया देता है। तो इन दोनों का एवरेज क्या हुआ, वो आया 20,000। 20,000 को 12 से गुणा करेंगे तो बैठ जाएगा 2,40,000। इस पर स्टैम्प ड्यूटी क्योंकि 5 साल तक है तो 4800 रुपये इस पर स्टैम्प ड्यूटी आएगी। इसमें 1000 रुपये और जोड़ दिया जाए तो 5,800 हो जाता है और 100 रुपये और जोड़ जाए तो 5,900 रुपये हो जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर हमें वकील की फीस देनी है, वकील को हम फीस अपने अनुसार दे सकते हैं। कभी कभी हम 500 रुपये भी दे सकते हैं, कभी हम 1000 भी दे सकते हैं, कभी 2,000 भी दे सकते हैं। मान लो हमने वकील की फीस 2,000 रुपये दी तो ये हमारा टोटल खर्चा आएगा रजिस्ट्रेशन चार्ज का, वो आएगा 7,900 रुपये में हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट पूरा पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए लोग आप सिंपल सा नोटरी पब्लिक करवाते हैं, 11 महीने का करवाते हैं। और 11 महीने का करवाने से हमारी जो रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी ये सारा बच जाता है। तो इसलिए अगर कोई कंपनी लेना चाहती है तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन करवाने से किसी प्रकार का दंड नहीं होता। और किराएदार को देते हैं तो वो उसमें थोड़ा डर रहता है कि हम 11 महीने का करवाएं, 11 महीने बाद हम अपनी प्रॉपर्टी से उसके व्यवहार के अनुसार अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हम उसे निकाल के बाहर कर सकते हैं। ये तो वही हमारी रजिस्ट्रेशन किरायानामा किस प्रकार बनाया जाता है। दोस्तों, इस चीज़ को तो बहुत आसानी से समझ लिया, परंतु आपने एक बात नहीं समझी कि हमें सावधानी क्या रखनी है। किराया अगर बेईमान निकल गया तो हम क्या करेंगे, हम किस प्रकार से अपना बचाव रखें। तो दोस्तों, यदि किराएदार को अपना मकान देते हैं तो सबसे पहले इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, वो किस प्रकार का है, उसका व्यवहार कैसा है, पिछले जहाँ रहता था उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में जानना चाहिए। दूसरा, यदि कोई कंपनी हमसे मकान लेना चाहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी कभी भी किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहती है और वह सही प्रकार से अपना कार्य करती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो बिगर सोचे कि कंपनी को अपना मकान किराए पर दे सकती है। दूसरा यह है कि किराएदार को अपना मकान देने से पहले जो हमारे मकान में फैसिलिटी किराएदार को देते हैं, जैसे पंखा हुआ, कूलर हुआ, लेटरिन बाथरूम हुई, इन सब के हम फ़ोटो खिंचवा कर रख लें और एक फ़ोटो किराएदार को दे दें, जिससे कि जब वो मकान छोड़े तो हम दिखा दें कि ये हमारा ये नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई हम आपसे के द्वारा लेंगे। तो वो उसको मना नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता
ये चीज़ें हमारी है और ये तुम्हारी नहीं है। कई बार इस पर भी वाद विवाद हो जाता है। अगर आपके पास फोटो होगी तो आप इसको हम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर मान लो किराएदार है वो अधिक समय के लिए लेता है तो हम इसका एग्रीमेंट 11 महीने के लिए ही करवाएंगे। 11 महीने से अगर मान लो कहते हैं हम 2 साल के लिए लेते हैं तो हम 2 साल के लिए ना करवा कर उसे 11 महीने का ही एग्रीमेंट कराएं। 11 महीने ख़त्म होने के बाद उसका रिन्यूअल दोबारा ना करें, उसमें कुछ गैप दे दें कि भाई जिससे ये पता लगे कि वह हमारे पास से चला गया था, ये बाद में आया है। गैप कम से कम 4 महीने का होना चाहिए, जिससे कि हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास 11 महीने का 11 महीने के बाद से नहीं रहा। जो 4 महीने का गैप हुआ है उसमें आप उस किराएदार से कैश अमाउंट ले सकते हैं, और जब किरायानामा बनाया जाएगा तो 4 महीने के बाद बनाया जाएगा। दूसरा ये है कि कभी भी सेम पार्टी को किराए पे बिल्कुल ना दें। सेम पार्टी मतलब उसी व्यक्ति को किराए पे ना दें, किसी दूसरे व्यक्ति को दें। जैसे मान लो हमने किसी व्यक्ति को किराए पे दिया, अब वो चाहता है कि हम दोबारा से इसी मकान में रहें, तो हमें चाहिए कि हम उसके भाई के नाम से किराए पे दे सकते हैं या उसका रिश्तेदार के नाम से दे सकते हैं, तो हम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परंतु अगर हमें उसके लेडीज़ के नाम से देना पड़े तो हमें बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि लेडीज़ के मामले में जब भी किराया मांगा जाएगा तो हमें लेडीज़ के पास जाना पड़ेगा, और लेडीज़ कुछ भी बोल सकती है जिससे कि हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये बात हो रही कि हमने किरायानामा मकान मालिक चाहे जेंट्स है तो किराया लेडीज़ के मामले में वो कुछ भी पहले भी बोल सकती थी, परंतु हमें ध्यान रखते हुए कि लेडीज़ के नाम पर कभी भी अपना मकान किराए पर ना दें। दूसरा ये है कि जब भी कुछ बनाया जाए तो नया एग्रीमेंट बनाया है, ये पिछले ऐसा रिकॉर्ड बिल्कुल ख़त्म कराया है। किराएदार को कभी भी रसीद बिल्कुल ना दे, भूल के भी ना दे, जिससे कि अगर कोई वाद विवाद होता है तो आप कह सकते हो कि भैया तू किराया देता नहीं है, इसलिए तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। हालांकि ये बात और है कि वाद विवाद में वो कह सकता है कि मैं आपको किराया दे दूँगा, तो 4 महीने का वो किराया कोर्ट में जाकर कहता है कि भाई मैं आप 4 महीने का किराया देता हूँ, मुझे इसमें रहना है, तो आप कोर्ट में जाकर कह सकते हो कि भाई ये व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है, तो हम इसको किराए पर नहीं दे सकते और मुझे 4 महीने का किराया नहीं चाहिए। तो इसलिए कोर्ट आपकी बात मानेगी, इसको नहीं रखेंगी और आपका मकान सुरक्षित रहेगा। तीसरा यह है कि कई बार मकान मालिक गुस्से में आकर कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है तो लाइट काट देते हैं। कभी भी ये भूल कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किराएदार सेक्शन कानून के मुताबिक 21 का प्रयोग करके बिजली पानी का कनेक्शन ले सकता है, जो अगर यदि इसने अपने नाम से लगवा लिया तो मकान को खाली करवाना थोड़ा दिक्कत होता है, और ये कोर्ट में ये मानव अधिकार के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति को बिजली पानी देना बहुत जरूरी होता है। दूसरा ये है कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। पुलिस वेरिफिकेशन से क्या फ़ायदा होता है, वो उसका पता लग जाता है उसका रिकॉर्ड क्या है, कहीं वो अपराधी किस्म का व्यक्ति तो नहीं है जो आपके मकान में छुप कर रहना चाहता है। तो ये सारा रिकॉर्ड जिसके इसमें होता है। भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि हम मकान मालिक थोड़ा सा ताकतवर होता है या थोड़ा सा पैसे वाला होता है, तो वो गलत तरीके अपनाता है, जिसके कारण उसके मकान में बहुत दिक्कत आ जाती है। गलत तरीके से जैसे मार पिटाई करके खाली मकान करवाना, बंदों को भेजना, ये बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकते हैं मकान मालिक के लिए। ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई भी कार्य हो वो शांतिपूर्वक अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कानून के द्वारा ही कार्य किया जाए, और जो अपना मकान है किरायानामा बनाए उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाए। कभी भी मकान मालिक किराएदार के संबंध में मकान पर कब्जा नहीं कर पाता है।
कोर्ट इसकी बात को सुनती है और मकान खाली करवा देती है। अतः ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाना चाहिए, किस प्रकार सावधानियाँ रखनी चाहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।